हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जोंटी कैनेडियन पर। आज हम हमारे विद्यालय में युवा संसद का आयोजन कर रहे हैं। युवा संसद का मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी अध्यापक और छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक के महत्व को समझें, हमारी जो समस्याएं हैं एरिया की या क्षेत्र की, उनके ऊपर विचार करें और उनका निराकरण करें। देखते रहिए जोंटी कैनेडियन और बने रहिए। इसी के साथ शुभारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हमारे विद्यालय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नथौर में युवा संसद 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आज के कार्यक्रम के हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हमारे विद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। उनके साथ खड़े हैं श्री गुरमेल सिंह जी प्राचार्य एवं माननीय श्रीमती प्रीति नारंग लेक्चरर इन होम साइंस, और ये हैं श्री विजय कुमार जी चापोला लेक्चरर इन हिस्ट्री, श्री जगदीश जी बड़ेज हमारे विद्यालय के बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है तिलक लगा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये निर्णायक मंडल के मुख्य सदस्य हैं श्री राजकुमार जी, ये निर्णायक मंडल के सदस्य हैं। श्री नीरज पाहुआ जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मम्मड़खेड़ा से, इनका भी तिलक लगाकर बच्चे जो है स्वागत कर रहे हैं हमारे विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हुए। विद्यालय प्राचार्य श्री गुरमेल सिंह जी, इनका भी हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं। और गुड़िया जो है अटखेलियाँ कर रही है प्राचार्य के साथ। श्री रोशनलाल जी लेक्चरर इन हिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मम्मड़खेड़ा, इनका भी हम हमारे विद्यालय में पधारने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों ने हमारे विद्यालय में आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया। बढ़िया। और ठीक ठाक है। कहाँ हो? श्री गुरमेल सिंह जी सभी अतिथियों के साथ युवा संसद के पंडाल की तरफ जा रहे हैं। मैडम, ये हमारे स्कूल का मनमोहक दृश्य है। बहुत ही शानदार विद्यालय है हमारा, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रथम आया है। और ये वो सामने हमारे प्रतिभागी हैं, युवा संसद के प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं, बहुत ही होनहार छात्र छात्राएं हैं। ये चहलकदमी करते हुए युवा संसद के प्रतिभागी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ हमने प्रोटोकॉल का भी खूब ध्यान रखा है। ये छात्र और छात्राएं जो युवा संसद के प्रतिभागी हैं पंडाल की तरफ जा रहे हैं। विद्यालय परिवार इनका भी स्वागत करता है। ये वही युवा हैं जो आने वाले कल में भारत की संसद की गरिमा को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज ये विद्यार्थी संसद की कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करेंगे। हमारे विद्यालय के लिए ये हर्ष का विषय है कि ये सभी विद्यार्थी युवा संसद कार्यक्रम को बड़ी शालीनता से और सद्भाव से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम आज के युवा सांसदों का स्वागत करते हैं, जिन्हें देखकर हमें भारत के उज्जवल भविष्य की झलक मिलती है। निर्णायक मंडल पंडाल के अंदर प्रवेश करते हुए ये हमारे विद्यालय के
छात्र एवं छात्राएं हैं जो बड़ी शांति से अनुशासित ढंग से बैठे हैं। हमारे विद्यालय के होनहार सभी अध्यापक गण पंक्तिबद्ध होकर बैठे हुए हैं और गर्म हो गया बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं, इसलिए ये आज साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये हमारी छात्राएं, हमारी बेटियां और गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्तिगण। एक मिनट बंद होते ही मैं आपको ऐसे कहूँगा, आप तैयार रहना। हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री गुरमेल सिंह जी निर्णायक मंडल के सदस्यों के साथ सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए, माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही दीप प्रज्वलित होगा और पूजा संपन्न होगी, कार्यक्रम विधिवत रूप से आयोजित हो जाएगा। ये वो सत्ता पक्ष के मंत्री महोदय, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इधर उपाध्यक्ष विपक्ष के निर्णायक मंडल प्राचार्य महोदय के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सरस्वती माँ को दीप प्रज्वलित करके पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ होगा। किसी कार्य को करने से पहले हम भगवान की महिमा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हम भी ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे होनहार बालक नई नई ऊंचाइयों को छुएं, ताकि हमारे विद्यालय का, हमारे गांव नथौर का और उनके माता पिता का नाम रोशन हो। श्री गुरमेल सिंह प्राचार्य द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और अब हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य जो है अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे और स्थान करने के बाद कार्यक्रम का आयोजन आरंभ होगा। तो देखिए, युवा संसद कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम की तैयारी की गई है। ये वो अधिकारीगण हैं विदेशी मेहमान, विपक्ष के उपाध्यक्ष और नेता विपक्ष। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए गणमान्य अध्यापकगण भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। जैसे ही अध्यक्ष महोदय उपस्थित होंगी, सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य उनके सम्मान में खड़े होकर के उनका अभिवादन करेंगे और कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ होगा। सर बीच में नहीं बनानी, नरेश बीच में वो है, ऊपर ये अपलोड होनी अक्षर अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। सुश्री क्षेत्र
ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं सुश्री सेजल, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सुश्री बबीता, जो हरियाणा के इंसार संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री बबीता। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण। I, Babita, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री करणप्रीत पंजाब के पटियाला संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री करणप्रीत। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण। मैं ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿ युवा संसद ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के
पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं। मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी व 270 अन्य यात्रीगण व डॉक्टर की पढ़ाई में अध्ययनरत छात्रों के निधन पर गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ, जिनकी दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हमारे लिए अत्यंत दुखद है, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए पीड़ादायक है। मैं इन सभी के परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। माननीय महोदय, मैं अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए सभी सदस्यों को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। वे हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति तथा मानव संसाधन थे। हमारे लिए इन 270 सदस्यों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है तथा मैं इन सब के परिजनों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ और संकट की इस घड़ी में इन सब के परिवारों की हर समय मदद के लिए तैयार हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करती हूँ। देश के लिए हमारे इन सदस्यों का योगदान अतुलनीय है। विमान हादसे में मारे गए 270 सदस्यों की वजह से मैं अत्यंत दुखी हूँ, जिनमें कई युवा छात्र भी थे। हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और इस तरह की दुर्घटना फिर कभी न हो। दुख और करुणा से भरे इस हृदय से हम दुखद हवाई दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना और शांति प्रकट करते हैं। इस अपार क्षति और दुख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। अब सभी सदस्यगण 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। समस्याओं में वृद्धि देखी गई है, जैसे कि अवसाद, चिंता और तनाव। इन समस्याओं के कारण छात्रों के श्रेणिक प्रदर्शन और उनके संग्रह कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि युवाओं की स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करने या उन्हें कोई विशेष कार्यक्रम या पहल चला रही है। विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना है? अगर नहीं तो क्यों? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य जैसे एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न उठाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह हमारी सरकार के लिए भी गहरी चिंता का विषय है और हम इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए मनदर्पण पहल शुरू की थी, जिसके तहत टोल फ्री हेल्पलाइन, वेब पेज और इंटरेक्टिव सत्रों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता हमने जनता को प्रदान की। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे देश में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन के तहत 24/7 निःशुल्क परामर्श सेवाएं शुरू की हैं, जो उन युवाओं के लिए उपयोगी हैं जो सीधे किसी पेशेवर से मिलने में हिचकिचाते हैं। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? आदरणीय सभासदों, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल आरंभ होता है। शून्यकाल में माननीय पंकज कोई विशेष प्रश्न उठाना चाहते हैं? माननीय पंकज। माननीय अध्यक्ष महोदय,
भारतीय विमानन नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इस विमानन नेटवर्क में आए दिन बड़े बड़े हादसे होते जा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण अहमदाबाद विमानन हादसा है, जिसमें लगभग 270 सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु हुई। इस विमानन हादसे के जांच के बाद पाया गया कि लगभग बड़ी संख्या में 25 से 30 साल पुराने विमान प्रयोग में लाए जा रहे थे। एक तरफ तो सरकार सड़कों पर 15 से 20 साल पुराने वाहनों को चलने में रोक लगा रही है और दूसरी तरफ सरकार खुद 25 से 30 साल पुराने विमान प्रयोग में ले रही है। क्या सरकार ऐसे विमानों का प्रयोग करके आम जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही? माननीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री जी। मान्यवर अध्यक्ष महोदया जी, मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि यह बात सही है कि कुछ विमान 25 से 30 साल पुराने हैं, लेकिन इन विमानों को पूर्ण रूप से जांच के बाद ही उड़ने की अनुमति दी जाती है। सरकार बड़ी संख्या में नए विमानों को खरीदने जा रही है, जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी तथा इस विमान हादसे के बाद सरकार अब पूरी तरह सजग हो गई है और इस विमान हादसे के बाद जिस कंपनी के विमान हादसे का शिकार हुआ है, अब उस कंपनी के सभी विमानों की तकनीकी जांच की जा रही है तथा विपक्षी मंत्री द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि सरकार 10 से 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलने का जो फैसला था, सरकार ने उस पर एक बार रोक लगा दी है। धन्यवाद। माननीय सभासदों, अब शून्यकाल समाप्त होता है। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएं। कृषि मंत्री जी, कृषि संबंधी वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखें। गृह मंत्री जी, सुरक्षा संबंधी वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखें। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। माननीय सूरज संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। माननीय सूरज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पिछले कई वर्षों से वर्षा ऋतु में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड में हो रहे भूस्खलन की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदया, जून जुलाई के महीनों में भारत के कई हिस्सों में गर्मी होने के कारण तथा छुट्टियां होने के कारण पूरे देश व विदेशों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड में घूमने के लिए आते हैं, परंतु सरकार द्वारा सड़कों का नियोजित विकास, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, सड़कों के किनारे अवैध होटलों व ढाबों के निर्माण की वजह से व बजट के दुरुपयोग की वजह से सड़कें टूट जाती हैं, लाखों की संख्या में पर्यटक फंस जाते हैं, हजारों जाने जाती हैं। लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ व अमरनाथ जैसी धार्मिक यात्रा पर गए होते हैं तो वो वापस नहीं लौटते। भूस्खलन व विशिष्ट की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इससे पर्यटकों की संख्या पर भारी असर पड़ता है और साल दर साल ये घटनाएं सरकार द्वारा बजट में घोटाले की वजह से बढ़ती जा रही हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से आपदा प्रबंधन मंत्री एवं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने इसके लिए कौन से कड़े नियम अपनाए हैं। धन्यवाद। माननीय आपदा एवं प्रबंधन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तीनों राज्यों में बढ़ रहे इन भूस्खलन की घटनाओं से हो रहे जान माल के नुकसान पर हमारी सरकार पूरी तरह से चिंतित है, लेकिन जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि अनियोजित विकास व बजट का दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के आगे किसी भी सरकार का किसी भी प्रकार का जोर नहीं चलता है। फिर भी हमारी सरकार भविष्य में ऐसी घटना न हो तथा किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है तथा ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां यह घटना होने का अंदेशा है। बचाव व राहत कार्यों के लिए हमने टीमें गठित कर पहले से ही ऐसे स्थानों पर भेज दी गई है। धन्यवाद।
माननीय सभासदों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है। विपक्षी सांसद कुमारी मोनिका विशेषाधिकार हनन मामला संसद के सभा पटल पर रखना चाहती है। कुमारी मोनिका। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज सुबह जब मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रही थी तो राजीव चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी रोक ली, जबकि मेरी गाड़ी पर RPIC लेबल भी लगा था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे घंटे तक रोके रखा। यह एक सांसद का संसद के द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार में हनन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदया, इसके लिए सरकार को कड़े निर्देश दिए जाएं। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ और इनकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। उन दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय सभासदों, कुमारी जशन काम रखो प्रस्ताव सदन में पेश करना चाहती हैं। कुमारी जशन। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। आज भारत में युवा बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है। मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा जनता से किया था, लेकिन यही सरकार आजकल युवाओं को रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने व स्वयं रोजगार चलाने हेतु कह रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है, जिससे दिन प्रतिदिन अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। यदि सरकार इन युवाओं के लिए उचित कदम उठाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि भारत की 66% आबादी युवाओं की है। विकसित भारत का सपना देखने वालों के लिए यह एक गंभीर बाधा है। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जो सदस्य युवा बेरोजगारी मामले पर चर्चा चाहते हैं वे हाँ कहें, जो चर्चा नहीं चाहते वो ना कहें। चर्चा के विपक्ष में बहुमत होने के कारण काम रोको प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। अब सदन में कानून संबंधी कार्य शुरू होता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा मंत्री जी, विधेयक प्रस्तुत किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया, किताबों का बोझ नहीं अब स्क्रीन पर ज्ञान होगा, कि किताबों का बोझ नहीं अब स्क्रीन पर ज्ञान होगा। हर घर में हर बच्चे का समान होगा। अज्ञानता की हर दीवार तकनीक से गिर जाएगी, कि अज्ञानता की हर दीवार तकनीक से गिर जाएगी। भविष्य की नई पीढ़ी अब सपनों से घिर जाएगी। शिक्षा की ये जोत अब देश के कोने कोने में जाएगी, कि शिक्षा की ये जोत अब देश के कोने कोने में जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में डिजिटल शिक्षा 2025 प्रोत्साहन एवं विस्तार विधेयक को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान समय उच्च तकनीक का समय है तथा इस युग में केवल भौतिक एवं स्कूली शिक्षा तक सीमित रहना शिक्षा के विकास में गति के मार्ग में एक प्रकार से अवरोध है। इसलिए हमारी सरकार तकनीकी विकास का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके भारतीय शिक्षा को उसके उच्चतम मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने एक कानून डिजिटल शिक्षा 2025 प्रोत्साहन एवं विस्तार के नाम से तैयार किया है, जिसके तहत अध्यक्ष महोदया, सरकार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्कूलों एवं दूरदराज के क्षेत्रों
सर बीच में नहीं बनानी। हाँ हाँ इधर ना गोपराम जी ये ऊपर भेजनी है डाइट में, तो बीच में नहीं आना, या तो उस साइड लो या इस साइड से लो। अरे बीच में वो है ऊपर, ये अपलोड होनी है। शपथ ग्रहण करवाई जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। सुश्री क्षेत्र महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं सुश्री सेजल, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सुश्री बबीता, जो हरियाणा के इंसार संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। सुश्री बबीता। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण I, Babita, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री करणप्रीत पंजाब के पटियाला संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। श्री करणप्रीत। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण मैं ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿ युवा संसद ਦੀ लोकसभा ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
मैं कानून राही स्थापित भारत ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी व 270 अन्य यात्रीगण व डॉक्टर की पढ़ाई में अध्ययनरत छात्रों के निधन पर गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ, जिनकी दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हमारे लिए अत्यंत दुखद है, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए पीड़ादायक है। मैं इन सभी के परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। माननीय महोदय, मैं अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए सभी सदस्यों को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। वे हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति तथा मानव संसाधन थे। हमारे लिए इन 270 सदस्यों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है तथा मैं इन सब के परिजनों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ और संकट की इस घड़ी में इन सब के परिवारों की हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करती हूँ। देश के लिए हमारे इन सदस्यों का योगदान अतुलनीय है। विमान हादसे में मारे गए 270 सदस्यों की वजह से मैं अत्यंत दुखी हूँ, जिनमें कई युवा छात्र भी थे। हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और इस तरह की दुर्घटना फिर कभी न हो। दुख और करुणा से भरे इस हृदय से हम दुखद हवाई दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना और शांति प्रकट करते हैं। इस अपार क्षति और दुख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। अब सभी सदस्यगण 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति। महासचिव जी, संतप्त परिवारों को शोक संदेश भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप अपने नए मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय सदन से करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन में परिचय करवाती हूँ। नवनियुक्त कृषि मंत्री सुश्री बेन, जो हरियाणा के भिवानी क्षेत्र से सांसद है। नवनियुक्त गृह मंत्री सुश्री सुनीता, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। नवनियुक्त वित्त मंत्री सुश्री प्रतीक्षा, जो राजस्थान के
सीकर जिले से सांसद है। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज हमारे बीच जापान के गृह मंत्री ताकेशी इवाया तथा रसिया से सर्गेई लावरोव मंत्री विदेशी मेहमान के रूप में मौजूद हैं। मैं इनका सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। माननीय सभासदों, अब सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जाए। जी अध्यक्ष महोदया, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जा चुका है। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 201 सुश्री आरजू। हर जेब में हल्की होती है कमाई, डॉलर बढ़े तो महंगाई ही महंगाई। सवाल है सदन में सरकार से यही, कब थमेगी रुपए की ये गिरावट परछाई। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 80 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। क्या मंत्री जी सदन को यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस अवमूल्यन का क्या कारण है? मंत्री जी सदन को यह भी बताएं कि रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, संकट संग अवसर भी दरवाजा खटखटाते हैं। रुपए का सफर कमजोर नहीं होगा, भविष्य में कदम नए उजाले लाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं विपक्षी सांसद के द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिए धन्यवाद करती हूँ तथा मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार को यह जानकारी है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि है, जिसके कारण चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि भारतीय रुपया भले ही डॉलर की तुलना में 80 के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन रुपए के इस अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार एवं आरबीआई द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। अध्यक्ष महोदया, सरकार एवं आरबीआई ने रुपया अचानक गिरने से बचाने के लिए जरूरत के मुताबिक डॉलर बिक्री एवं डॉलर खरीद दोनों रणनीति अपनाने के लिए कहा है। अध्यक्ष महोदया, सरकार के अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की संभावना से मुद्रा की दिशा प्रभावित हुई है। संभावित समझौता रुपए को स्थिर करने में मददगार हो सकता है, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदया, सरकार ने आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती करने की मांग की है, जिससे घरेलू मांग में सुधार हुआ और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? प्रश्न संख्या 202 सुश्री सुमन। महंगाई की आग में जलता किसान पेड़ से पहले साहूकार की पहचान है। पसीना गिरा जो खेतों की मिट्टी पर, वो अनाज बनकर भी घाटे की जान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कर्ज और गरीबी और कर्ज के कारण किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या ठोस योजनाएं बना रही है ताकि उनको आत्महत्या करने से रोका जा सके? अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने पर कोई विशेष विचार कर रही है
ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार कृषि में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए कोई विशेष सब्सिडी या प्रोत्साहन चला रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में इन तकनीकों को किसानों तक कैसे पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा? धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी। महंगाई की आंधी को थामा जाएगा, खेती के हर खेत को सजाया जाएगा। कि महंगाई की आंधी को थामा जाएगा, खेती के हर खेत को सजाया जाएगा। किसान की मुस्कानें है हमारी पहचान, कि किसान की मुस्कानें है हमारी पहचान, यही है सरकार का असली अभियान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ कई ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, हमने फसलों की MSP में लगातार वृद्धि की है, जो किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना सुनिश्चित करती है। इसके अलावा PM किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से हम सीधे किसानों के बैंक खातों में उनकी आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार केवल MSP पर निर्भर नहीं है। हमने किसानों को फसल विविधीकरण, मधुमक्खी पालन, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित किया है। इन प्रयासों से किसान अपनी आय के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम ड्रोन तकनीक के माध्यम से किसानों को विशेष सब्सिडी दे रहे हैं और किसान अपनी फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कुशलता से कर सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि किसान को मौसम की जानकारी, बाजार मूल्य की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य डिजिटल इंडिया को डिजिटल कृषि के साथ जोड़ना है। इसके लिए हम किसानों के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, जो उन्हें बीज से लेकर जार तक की पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। धन्यवाद। Any supplementary question? प्रश्न संख्या 203 सुश्री काजल। पेट्रोल पंप पर जाना अब त्योहार सा लगता है, रोजाना का खर्चा अब उधार सा लगता है। तेल जितना टंकी में उससे ज्यादा आंसू आंखों में, हर किलोमीटर सफर अब भार सा लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को यह बताना चाहूंगा कि इराक में चल रहे गृह युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों का घाटा भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य जी को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण बाजार दर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को सरकार द्वारा रेगुलेट कर दिया गया है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, सरकार ने मूल्यों में वृद्धि की है, किंतु यह वृद्धि विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थ में की गई है। अन्य किसी भी आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि कदापि नहीं की जाएगी। और इसका मुख्य कारण यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए तेल एवं अन्य पदार्थों में आई भारी वृद्धि है। मेरे विचार से यह
सरकार द्वारा ग्राहकों को समय पर दी जा रही छूट का परिणाम है और तेल पुल के घाटे को नियंत्रित करने के लिए ये मूल्य वृद्धि की गई है। Any supplementary question? अध्यक्ष जी, क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है? अगर नहीं तो क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि से पहले सभी पहले पर विचार किया था? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि देश में पड़ रहे भयंकर सूखे की स्थिति में समाज के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं सुश्री मनसा के प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने अवश्य ही अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार किया था। यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम पदार्थ में हुई मूल्य वृद्धि के कारण भी जन परिवहन निगम के किरायों में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं की गई है। आयकर दाताओं के अतिरिक्त जन सामान्य को पुरानी दर पर ही राशन वितरित किया जा रहा है। एलपीजी पर आज भी 70% सब्सिडी दी जा रही है। सरकार डीजल के मूल्य की डबल ब्रेकिंग पर भी विचार कर रही है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 204 सुश्री अनीता। जे पुत्र हटाते नहीं विकते तिया ना मिलन बाजार कुड़े। जे पुत्र हटाते नहीं विकते तिया ना मिलन बाजार कुड़े। ए सौदा सच्चा सौदा है, ए नगद मिले ना उधार कुड़े। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, will the minister be pleased to state whether it is a fact that sex selective abortion happen in the small clinic nursing home which operate illegal? If so, the details thereof. Whether it is also fact that the sex selective abortion happen in the small clinic nursing home which operate illegal. If so, the details thereof. Whether it is also fact that the Medical Council of India has asked all the concerned to Medical Council of about Unethical Act or medical misconduct. If so, the details thereof. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। Honorable Speaker Madam, the government is implementing a comprehensive legislation, the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques, Prohibition of Sex Selection Act 1994, and the rules were framed thereunder for prohibition of sex selection before or after conception, regulation of prenatal diagnostic techniques, and prevention of their misuse of sex determination leading to female foeticide. Honorable Speaker Madam, the Medical Council of India has issued instruction to the Dean of all medical colleges, Director General, all Principal Health Secretaries to take action with regard on any complaint received against a medical practitioner for accepting commission, prescription of unnecessary ultrasonography, investigation, illegal abortions and access with drug companies, etc. As per instruction, the concerned medical council should take immediate action and even suo motu notify the action taken by them in local newspaper and put it into the website under intimation to the Medical Council of India. Further, the government has recently launched Beti Bachao Beti Padhao scheme to curb the menace of female foeticide and balance the declining ratio. Thank you, Madam Speaker. Any supplementary question? प्रश्न संख्या 205 सुश्री पूनम। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि गृह मंत्री जी, आप यह बताने का कष्ट करें कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर में कितनी संख्या में आतंकवादी मारे गए? आप यह बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? क्या यह ऑपरेशन भारत की संप्रभुता और शांति के
माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के प्रतीक है। यह नाम पहलगाम हमले में अपने पति खोने वाली महिलाओं के प्रति संवेदना और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारत की एकता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ऑपरेशन जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था, न केवल आतंकवादी उनके कृत्यों के लिए दंडित करता है, बल्कि भारतीय अपनी क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने इस ऑपरेशन में कुछ विमान और सैनिक खोए हैं, लेकिन सटीक संख्या अज्ञात है। भारत को इस ऑपरेशन में आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत ही कम है। Any supplementary question? प्रश्न संख्या 206, सुश्री अनीता। दवा से ज्यादा दुआ काम आती है कि दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, दिल से निकली हर सदा काम आती है। सुन ले नादान इंसान, सेहत ही असली दौलत कहलाती है। विल द मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है। हाल ही के वर्षों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं के बीच स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि देखी गई है, जैसे कि अवसाद, चिंता और तनाव। इन समस्याओं के कारण छात्रों के श्रेणिक प्रदर्शन और उनके संग्रह कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्कूलों एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम और वर्चुअल लैब जैसी डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ सभी विषयों और स्तरों की उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शैक्षिक सामग्री का निर्माण, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं पर विशेष जोर देने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों को डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना। अध्यक्ष महोदय, एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप को बढ़ावा देना भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, गरीब से गरीब बच्चों तक डिजिटल शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, टैब व लैपटॉप जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून के आने से आम जनता का एक वर्ग जो लघु उद्योगों, स्वरोजगार व किसी कारण से उच्च शिक्षा के संस्थानों में नहीं जा पाता, उन तक भी डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा पहुंच पाएगी। इसीलिए हमारी सरकार इस विधेयक को पास करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। आदरणीय सभासदों, प्रश्न यह है कि इस बिल पर सीधी चर्चा की जाए या इसे स्थायी समिति में भेज दिया जाए? अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक शिक्षा से संबंधित है, इसलिए विपक्ष इसका समय बर्बाद न करते हुए इसे सीधा ऊपरी सदन में भेजा जाए। आदरणीय सभासदों, विपक्षी सांसदों की मांग पर बिल पर सीधी चर्चा की अनुमति दी जाती है। माननीय पूनम विधेयक में अपना विचार रखना चाहती है। माननीय पूनम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि प्रतिदिन सुनने में आता है कि लोगों के साथ साइबर ठगी, जिसमें से लोगों के बैंक खातों में से पैसे निकालना, एआई के माध्यम से एडिट करके
ऑडियो व वीडियो बनाकर लोगों को झूठे केस फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करना व लोगों की निजी जानकारी चुराकर उन्हें विभिन्न तरीकों से परेशान करना आम बात हो गई है। इसलिए महोदया, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि डिजिटल शिक्षा 2025 के प्रोत्साहन व विस्तार विधेयक को लागू करने से पहले इस तरह के आपराधिक घटनाओं से बचने हेतु उस तकनीक युक्त पोर्टल का निर्माण किया जाए तथा कड़े साइबर कानून बनाए जाएं ताकि लोग परेशानियों से बच सकें। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसे कि मेरे सांसद साथी ने जो बात कही है कि इससे साइबर ठगी बढ़ेगी और लोगों के बैंक खाते सुरक्षित नहीं है, हम इस बात को स्वीकार करते हुए आपको आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु तकनीक में निरंतर सुधार व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है तथा आगे ही तकनीक में निरंतर सुधार करते रहेंगे। माननीय आरजू। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इसके साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी कमी है, इसका भी उचित प्रबंध किया जाए, वरना कहीं ये विधेयक भी डिजिटल इंडिया 2014 के सरकार के दावों की तरह एक खोखला नारा ही न बनकर रह जाए। यदि सरकार इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए विधेयक पारित करती है तो विपक्ष इसका समर्थन करेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसे कि मेरे सांसद साथी ने जो बात कही है कि दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और आम आदमी की फोन से बाहर है, तो मैंने प्रस्ताव के बिंदु नंबर 1 पर यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने कुछ बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत करके उन क्षेत्रों तक यह सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयास है तथा मैंने प्रस्ताव के बिंदु नंबर 5 पर भी यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, टैब व लैपटॉप जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान बजट में भी रखा गया है। इसीलिए मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगी कि देश की शिक्षा क्षेत्र को अग्रणी बनाने हेतु इस विधेयक को मंजूरी दी जाए। माननीय पल्लवी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, इस अधिनियम से होने वाले एक बड़े नुकसान पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से छात्रों में आंखों का तनाव, सिर दर्द, एकाग्रता की कमी व मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ेगी, तो इस पर सरकार का क्या जवाब है? माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार इस तथ्य से अवगत है कि स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की आयु के अनुसार ऑनलाइन अध्ययन की अवधि निर्धारित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, डिजिटल शिक्षा के तहत तकनीकी उपायों जैसे ब्लू लाइट फिल्टर, नाइट मोड और ऑडियो इंटरेक्टिव कंटेंट के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया है ताकि आंखों पर कम से कम प्रभाव पड़ सके। माननीय पल्लवी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, डिजिटल शिक्षा में आमने सामने की बातचीत और सामाजिक मेलजोल की कमी होती है, जिससे छात्रों में सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है और जिससे पूरे समाज में सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार इस बात से अवगत है कि यदि बच्चों का संपूर्ण विकास केवल डिजिटल शिक्षा
भावनात्मक और समाजी विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। इस दिशा में सरकार ने ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण को बढ़ावा दिया है ताकि छात्रों को सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और सहयोग का अवसर मिलता रहे। अध्यक्ष महोदया, डिजिटल शिक्षा को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसमें सहभागिता, चर्चा मंच, समूह कार्य आदि भी शामिल है ताकि छात्र स्क्रीन तक ही सीमित न रह सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार डिजिटल शिक्षा 2025 का पूरी तरह समर्थन करती है। इस विधेयक के लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तथा पारिवारिक समस्याओं के कारण पढ़ाई पूरी न करने वाले छात्रों को काफी फायदा होगा। इस विधेयक के पास होने से तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करती हूँ कि विपक्ष विरोध करने की आदत को छोड़कर इस विधेयक को राष्ट्रहित में लागू करवाने के लिए अपना सहयोग करें। चर्चा के बाद विधेयक के पक्ष में जो सांसद हैं वो हाँ कहें, जो विपक्ष में है वो ना कहें। विधेयक के पक्ष में 20 मत व विपक्ष में 17 मत होने के कारण विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है। महासचिव जी, विधेयक को ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदया, विधेयक को ऊपरी सदन में भेज दिया जाएगा। तब सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है। अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जया गाथा। जन गण मंगलदायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे जय 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 जया हे। वेल डन बेटा, जितनी आपने मेहनत की, जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे आपने अच्छा किया है। बाकी बहुत सारे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। मैं आदरणीय जगदीश बरात जी, जो पूरे जिले में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरे जिले का भार उनके ऊपर है। उनके साथ आए आदरणीय राजकुमार जी बांगड़वा, नीरज पाहुजा जी, उनके साथ आए साथी अध्यापकगण, आदरणीय महेंद्र सर, आदरणीय रोशन लाल सर जो बाहर से हमारे मेहमान हैं, सेंट पॉल स्कूल से आदरणीय विनोद जी, राजेंद्र जी, गांव से आए हुए एसएमसी प्रधान, गणमान्य व्यक्ति, पंचायत सदस्यगण और सभी बच्चों व स्टाफ का इस पंडाल में, इस कार्यक्रम में अपना योगदान व सहयोग देने के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा हम पीछे देखते आ रहे हैं कि कार्यक्रम होने के बाद हमारे जो जजेज हैं
वो आपने किस प्रकार से परफॉर्मेंस की उसका विश्लेषण करते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय जगदीश बराट जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम का विश्लेषण विस्तार पूर्वक बच्चों को बताएं और इनके बारे में जितने शब्द कहे जाए कम है। इस उम्र में आकर के रिटायरमेंट पे बैठे हैं और बहुत अधिक ऊर्जावान, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम को देख रहे हैं, बड़ी रुचि है इनकी। हम इनके लिए स्पेशल क्लैपिंग मांगते हैं। बड़ा जज्बा, बड़ा जुनून, बड़े लगन से ये काम कर रहे हैं। एक एक पहलू इस युवा संसद के एक एक बारीक से बारीक टॉपिक पर ये हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर सूचनाएं देते हैं, मोटिवेट करते हैं, बताते हैं आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब मर्जी इनको फोन कर लो, जब मर्जी इनको फोन कर लो, ये हमारे लिए तैयार है। इनके हौसले को सलाम। स्कूल परिवार की ओर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आज ये हमारे दूर दराज के राजस्थान किनारे में बस स्कूल पर स्पेशली आए। मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे स्कूलों में और भी जजेस बनाकर भेज रहे हैं ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ये चाह रहा था, हमारी स्कूल की टीम ये चाह रही थी कि आदरणीय बराट जी ही हमारे स्कूल में आए और हमारी इन्होंने सुनी और हमारे बीच आए। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय बराट, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा नथुर आके, जीवन में पहली बार आए हैं 57 साल की उम्र में। एक बार आपके पड़ोसी गांव बड़ी में आया था, बारात में आया था, तब छोटा था। तो आज आके मैंने बड़ी का हाल भी देखा तो कितना मार्केट बनी है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जब मैं आया तो गली भी कच्ची गलियां थी और जिस रास्ते बने घुसा था वो रास्ता भी शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ज्यादा पक्का नहीं था। तो आज इस एरिए में आकर और जहां से चला राजकुमार जी के गांव से लेकर आपके गांव तक धान की लहलाती फसल, मजा आ गया देख के खेतों को भी। और जब मैं आपके स्कूल में आया तो वो मजा दुगना हो गया, क्योंकि गेट के अंदर आते ही मुझे ऐसा वातावरण देखने को मिला जो बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना उपयुक्त है। तो इसके लिए पूरे ग्रामवासियों को साधुवाद। भगवान उनको लंबी उम्र दे, सुख दे, समृद्धि दे कि वो जरूरतमंद बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में इतना जबरदस्त प्रबंध कर रखा है कि इतना तो आजकल के प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता। मुझे प्राइवेट स्कूल चलाने का पूरा अनुभव है, लेकिन आज इस स्कूल को देखकर 70-80% प्राइवेट स्कूल भी फेल है। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के बड़े नथौर के 2-3 अध्यापकों का नाम सुना और फिर गांव वालों के मुंह से सुना, ये और भी अच्छा लगा। गांव का ये अध्यापक है और इतनी मेहनत कर रहा है कि गांव वाले सलाम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये उनकी तपस्या है। तो मैं तो आगे भी चाहूंगा कि गुरमेल जी अपना जीवन लगा दो, यही आपकी कमाई है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। एक बार सब खड़े होकर अपने लिए ताली हो गए, जबरदस्त था, बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया बोला। बेटे जितने पॉइंट थे, जितने हर्डल क्रॉस करने थे वो सारे आपने किए। आपने 50 मिनट को कवर किया, आपने बोला भी बढ़िया। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गंभीरता देख के तो सीधा लग रहा था कि इंटरनेशनल दबाव ज्यादा है आजकल। एससीओ की मीटिंग से अभी होके आए हैं, बड़े गंभीर थे। और उसमें किस किस का नाम लूं? आपका महासचिव जबरदस्त। मैं स्कूलों में जाके महासचिव के कान में जाके बोल के आता हूं कि जब अध्यक्ष बोले तो आप उसकी तरफ देखो। और मुझे पहली बार कोई महासचिव मिला जो जैसे ही अध्यक्ष बोला है तो खड़ा होकर बड़े सम्मान के साथ अध्यक्ष की तरफ देखता है, क्योंकि लोकसभा में सबसे ऊंचा पद अध्यक्ष का होता है।
क्यों देखता है ये बता देता हूं मैं आपको। अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा होता है स्पीकर का। जब लोकसभा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तब भी अध्यक्ष बड़ा होता है, वहां अध्यक्ष की चलती है। तो उस माननीय पद के सम्मानीय पद के प्रति प्रतिष्ठा रखना ये सबका काम है। तो उन्होंने अपनी पीठ दिखाने के बजाय उनकी तरफ मुंह किया और बड़ी शालीनता के साथ, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और अदृश्य रूप में जो आपके मार्शल थे वो भी काफी अच्छे थे, जिन्होंने 50 मिनट तक बड़े, आप अभी बैठ जाइए दोनों, अभी बैठ जाइए आप, बहुत अच्छा रोल किया। क्योंकि चुप रहना भी बहुत बड़ी कला है। अपने आप को स्थिर रखना, मन के भाव को कंट्रोल करना, जो मन में आ रहा है उसको बोलने नहीं देना, उनको चेहरे पर नहीं आने देना, ये भी बहुत बड़ी कला है। कहते हैं कि बोलना यदि कला है तो चुप रहना उससे डबल कला है। अपने आप को एक मार्शल के रूप में प्रकट कर देना, और वह भी सारे लोगों के सामने। कभी किसी को कोई देख रहा है, कभी किसी को कोई देख रहा है, लेकिन मार्शल को सारा पंडाल देख रहा है। और इसके बाद मैंने एक नोट किया कि आपके 4 अधिकारी वास्तव में जैसे ही कोई भाषण दे रहा था तो उनकी उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। ये दिखाता था कि ये नोट कर रहे हैं, ये गजब का था। यही चीज देख रहे थे, जो बोल रहा है तो सब सुन रहे हैं, जो नहीं हो रहा वो क्या हो रहा है वो देखना होता है। तो चारों कर्मचारी बड़े तल्लीन थे अपने काम में, सबकी उंगलियां तभी चल रही थी जब, और एक लड़की तो ये कोने पे बैठी है, ये जो कोई बोल रहा था तो उसकी तरफ हल्का सा देखती है और लिखना शुरू कर देती है। ये गजब का था। इसे स्वाभाविक हुआ या जानबूझ के कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्णता कभी नहीं होती, पूर्णता कभी नहीं होती। बच्चे हैं, प्यारे हैं, भूलें थोड़ी हो जाती है, वो प्रैक्टिस का हिस्सा भी हो सकती है। आप कंपटीशन में हो, इसके लिए तालियां बजा सकते हो आप। और कंपटीशन को और कंपटीशन करने के लिए आपने क्या करना है, अब वाली बात ध्यान से सुन लेना। सो मच सीरियस, इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना। आप गंभीर बहुत थे, ठीक है ना, और गंभीर हुआ भी जाता है क्योंकि आज देश पे संकट है ना सर। गांव वाले भी आपके सामने, माँ बाप चाचा ताऊ भी बैठे हैं, और एक मैं भी आ गया था। गांव में 2 घोटे लड़ रहे हो ना तो सब मान लेते हैं, जब बाहर का आ जाए तो सबको शंका सी हो जाती है। गांव वालों को तो 4 घोटे लड़ते रहे कोई बात नहीं, लेकिन कोई बाहर का आ जाए तो थोड़ी सी गांव वाले भी शंका करते हैं। इसलिए मैं बाहर से आ गया और मेरे साथ आ गए राजकुमार जी, तो आपको थोड़ी सी शंका हुई होगी, नॉर्मल है, प्राकृतिक है ये। लेकिन आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आपको आगे से सीरियसनेस नहीं दिखाना, स्वाभाविक रहना है। यानी जब आप शब्द बोलो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ बोलनी चाहिए, यानी आपका शरीर भी बोले और आप भी बोलो, मूवमेंट में रहो। आपके शब्द, सबसे पहले तो मैं उन 2 अध्यापकों के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दी है, बहुत अच्छी लिखी दी है। तीन का पूरे स्टाफ को धन्यवाद। उन तीनों के साथ बाकी स्टाफ ने भी एनवायरमेंट दिया होगा तभी तो उन्होंने लिखी है। वो शोर मचाते तो वो लिख ना पाते। तो इसका मतलब है कि उन तीनों को बाकी स्टाफ का भी बहुत अधिक समर्थन है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी। टू वेट थम्पिंग, हाँ ये कमी थी हल्की सी, यानी कोई बोल रहा है वो थम्पिंग का इंतजार कर रहा है। थम्पिंग मतलब मेज थपथपाना, बोलने वाले को मेज थपथपाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये गलती होती है, भूल हो जाती है ये। यानी आप बोलते रहिए, ये बजाने वालों का काम है कि वो आपके खत्म होने से हल्का सा पहले बजाना शुरू करे, नेक्स्ट शब्द बोले तो बजाना बंद कर दे। ये बोलने वाले को ध्यान नहीं रखना, मतलब यानी जो बोले वो ध्यान ना रखे कि थम्पिंग आएगी, यानी थपथपाहट आएगी। और एक अच्छी बात ये थी कि आपकी मेज थपथपाहट थी वो नेचुरल थी। कई जगह देखते हैं जैसे स्काउट में इकट्ठी बजाई जाती है, थप थप बजाई जाती है ना कि लय में, तो लय में होती है वो अच्छी नहीं होती। तो आपका बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस था थम्पिंग करने का। लेकिन थोड़ा सा जो मिनिस्टर था वो बोलने इंतजार कर रहा था कि अब मैंने बहुत बढ़िया बात कह दी, थम्पिंग कर दो, वो नहीं करना। यानी वो बोलने वाला ध्यान ना रखे कि थम्पिंग करनी है, थपथपा
साठ होनी है, ये सिर्फ बजाने वाले ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वो हजारों जानी जाती हैं लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ व अमरनाथ जैसी धार्मिक यात्रा पर गए होते हैं तो वो जैसे अपनी जान गंवा बैठते हैं। इससे पर्यटकों की संख्या पर भारी असर पड़ता है और साल दर साल ये घटनाएं सरकार द्वारा बजट में घोटाले की वजह से बढ़ती जा रही हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आपदा प्रबंधन मंत्री राहत मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने इसके लिए कौन सी कड़े सदर पटल पर रखें। गृह मंत्री जी, सुरक्षा संबंधी वार्षिक रिपोर्ट सदर